नमस्कार साथियों, आगाज संस्थान बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विगत भर्ती परीक्षाओं जिसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और सहायक भर्ती, आचार्य की भर्ती में आए हुए प्रश्नों को लेकर हम एक विशेष प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी प्रश्नोत्तरी से संबंधित दूसरी क्लास है हमारी आज की, आदिकाल से प्रश्नोत्तरी से संबंधित। तो इसी प्रश्नोत्तरी से प्रस्तुत है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, विशलदेव रासो की नायिका का नाम था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2019 में ये प्रश्न आया है। राजवती, रूपवती, राजमती और रूपमती। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है राजमती। राजमती के बारे में अपन देख सकते हैं तो हिंदी साहित्य की प्रथम प्रोत्सित पत्रिका नायिका भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य की प्रथम प्रोत्सित पत्रिका नायिका माना जाता है। इसके अलावा विशलदेव रासो की का नायक है अजमेर का चौहान शासक विग्रहराज थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे विग्रहराज चतुर्थ भी मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र है उसे विग्रहराज तृतीय के रूप में जानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र है वो नागमती के वीर्य वर्णन को 12 वर्ष का मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसको 12 मास के रूप में व्यक्त करते हैं। तो उसमें सीधा साधा अपन को ये ही देखना है कि राजमती का वर्णन मिलता है। इसके अलावा यदि राजमती के इसकी बात की जाए तो विशलदेव रासो में 4 खंड है। तृतीय खंड में राजमती के वीर्य का वर्णन मिलता है। राजमती के वीर्य का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। विशलदेव रासो के विषय में असंगत कथन है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसे गैय काव्य मानते हैं। तो विशलदेव रासो मूलतः गैय काव्य ही था। लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसे गैय काव्य नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो विशलदेव रासो है वो राजस्थान में लोकगीतों के रूप में गाया कभी भी नहीं गाया जाता था। इस कारण ये गैय काव्य नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में हिंदी साहित्य में गैय काव्य हैं, वो लोक गीतों की तरह गाए जाने वाले काव्य को नहीं माना जाता है। इसका मोतीलाल मेनारिया को शायद पता नहीं होगा। इसमें संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है। इसमें संदेश रासक एवं मेघदूत की संदेश परंपरा मिलती है। इसमें नारी गरिमा की स्थापना ये रचना बिल्कुल करती है, क्योंकि राजमती नायिका है उसके द्वारा मध्यकालीन नारी की गरिमा पुनः स्थापित होने का कार्य राजमती के द्वारा होता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी भाषा का सहज रूप मानी गई है। ये भी विकल्प सही है, ये विकल्प भी सही है, ये विकल्प भी सही है। लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसे गैय काव्य नहीं मानते। प्रश्न संख्या 3 की तरफ आते हैं। पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध कृतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतर निश्चित किए हैं? तो नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल 4 रूपांतर निश्चित किए गए हैं। 4 रूपांतरों को माना है। प्रथम रूपांतर माना है वृद्ध रूपांतर, जिसमें 16,302 संध है और ये सबसे लोकप्रिय रूपांतर माना जाता है, लेकिन इसे अप्रामाणिक रूपांतर भी कहा जाता है। और इस रूपांतर का प्रकाशन करवाने का कार्य भी किया है काशी नागरी प्रसारिणी सभा ने किया और राजकीय संग्रहालय उदयपुर में यह संग्रहित है। इन सब वृद्ध रूपांतर से संबंधित ये बातें हैं। और इसमें गुण 69 समय या समय मिलता है। इसमें सर्ग को समय कहा जाता है और 68 प्रकार के संध मिलते हैं। इसी कारण शिव सिंह सेंगर ने इसे पृथ्वीराज रासो को सपियों का राजा कहा था, संतवर्धय को। फिर अपन देखते हैं दूसरा है मध्यम रूपांतर। इसमें कुल
संध का उल्लेख मिलता है और इसको प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें समय या सर्ग को प्रस्ताव कहा जाता है। मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इस रूपांतर को प्रामाणिक माना है। मथुरा प्रसाद ने इसको क्या माना है? प्रामाणिक माना है। पूछा जा सकता है कि मध्यम रूपांतर को प्रामाणिक मानने का कार्य किसने किया है? तो किया है मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। तीसरे रूपांतर की बात की जाए, तीसरा रूपांतर है लघु रूपांतर, जिसमें 3500 संध मिलते हैं और इसमें 19 सर्ग है और इसमें सर्ग को कहा जाता है खंड। और चौथा रूपांतर की बात की जाए तो उसे कहते हैं सबसे छोटा रूपांतर। सबसे छोटा रूपांतर है, इसमें 1300 संध मिलते हैं और इसे समय या सर्ग में विभाजित नहीं किया जाता है। और जो नरोत्तम दास स्वामी है, इस अंतिम सर्ग है जो सबसे छोटा रूपांतर है या सबसे छोटा पृथ्वीराज रासो है, इसे ही क्या मानते हैं? सबसे प्रामाणिक मानते हैं। तो इससे 2-3 प्रश्न और भी आ सकते हैं। तो 4 रूपांतर, वृत्त रूपांतर, मध्यम रूपांतर, लघु रूपांतरण और सबसे छोटा रूपांतरण है वो नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। तो इसमें मिलते हैं 4 रूपांतर, वृत्त, मध्यम, लघु और सबसे छोटा। अब अपन प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की हिंदी रचना है। तो अमीर खुसरो की हिंदी रचना है पहेलियाँ। तो अमीर खुसरो पहेलियों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसमें अपन बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की पहेलियों को 6 भागों में बांटने का कार्य किया है, जिसमें प्रथम अंतरलापिका, बहिर्लापिका, मुकरी, दो शकुने, ढकोसला और नंबर 6 है बराबरियाँ समंत। तो पहेलियाँ प्रसिद्ध है अमीर खुसरो की, इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 6 भागों में बांटने का कार्य किया। ये भी आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। अंतरलापिका, बहिर्लापिका, मुकरी, दो शकुने, ढकोसला, बराबरियाँ समंत। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं निम्न में से कौन सा भाग या उससे संबंधित नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। पदावली है, पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नागिन की मादकता की लहर के नाम से भी पुकारते हैं और प्रसिद्ध रचना है। और पदावली के कारण ही विद्यापति को प्रसिद्धि प्राप्ति हुई। और पदावली को लेकर काफ़ी विवाद भी चलता है कि ये भक्ति की रचना है या श्रृंगारी की रचना है। ये आगे कोई प्रश्न आएगा उसमें अपन विस्तृत विस्तार कर लेंगे। बसंत विलास रचना है, बसंत विलास है, ये इसके जो रचनाकार है वो अज्ञात है। अभी तक इसके रचनाकार का पता नहीं लग सका है। ये आदिकालीन एक लौकिक रचना के अंतर्गत आते हैं। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकालीन लौकिक रचनाएं कौन सी है या नहीं है। जिसमें वसंत विलास है वो आदिकालीन क्या है? लौकिक रचना है। इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की सूफी कवि है, उनकी रचना है इंद्रावती। तो अमीर खुसरो की हिंदी रचना है पहेलियाँ। गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योग प्रदान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। उपयुक्त कथन है। सहायक आचार्य भर्ती संस्कृत विभाग 2024। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो ये उपयुक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12पंथी शाखा की स्थापना से संबंधित गोरक्षनाथ के बारे में बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने गोरक्षनाथ या गोरखनाथ को सबसे बड़ा धार्मिक नेता कहा था कि भाई गोरक्षनाथ अपने युग के थे, वो सबसे बड़े क्या हैं? सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। और राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय बताया था 845 ईस्वी
का गोरक्षनाथ का समय बताया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न भी पूछा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गोरक्षनाथ का समय कौन सा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनका समय बताया था, 9वीं शताब्दी में इनका समय बताया था। पीताम्बर दास बड़थवाल ने इनका समय बताया था, 11वीं शताब्दी में इनका समय बताया था। और राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका समय बताते हैं 13वीं शताब्दी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। गोरक्षनाथ को सबसे बड़ा धार्मिक नेता बताने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और राहुल सांकृत्य ने 845 ईस्वी का समय बताया। हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी, पीताम्बर बड़तवाल 11वीं शताब्दी, और राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका समय बताते हैं 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। साधारणतः ईस्वी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल का समय बताते हैं 7वीं से 7वीं शताब्दी तक का समय बताते हैं, वो आदिकाल का समय बताते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वास्तविक शुरुआत है हिंदी साहित्य की, वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानने का कार्य करते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत हुई है वो भक्ति काल से हुई है। तो अपने सब क्वेश्चन हो गए। अब अपन प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। विशलदेव रासो के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इस काव्य की रचयिता है नरपति नालह। इस काव्य के नायक नायिका विशलदेव और राजमती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इनकी एक प्रति का संपादन किया है। बिल्कुल, माता प्रसाद गुप्त ने इनकी एक प्रति है उसका संपादन किया है, जो 128 संदों में लिखी है, और इसी को ही मूल विशलदेव रासो माना जाता है। मूल विशलदेव रासो इस प्रति को मानते हैं। इसमें वीर रस प्रधान है, वीर रस इसमें प्रधान नहीं है, इसमें प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जरूर कहा था कि इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र है, इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र है, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में जरूर कहा था। और इसमें एक ध्यान रखना, विशलदेव रसों में प्रधानता यदि रस की बात की जाए तो इसमें है वियोग रस की प्रधानता। और माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो ये काफ़ी कुछ फैक्ट है विशलदेव रासो से संबंधित। अब अपन तो इसमें डी विकल्प है वो बिल्कुल गलत है। वीर रस का प्राधान्य है, प्राधान्य वीर रस का नहीं है, प्राधान्य है वो श्रृंगार रस का है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की ये है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में ये कथन किसका है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो कुछ साहित्यिक सामग्री को संदिग्ध भी मानते हैं आचार्य शुक्ल, और कुछ साहित्यिक सामग्री को असंदिग्ध मानते हैं और कुछ को संदिग्ध मानते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है। तो आदिकालीन रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में बांटने का कार्य किया। एक तो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं माना है और कई रचनाओं को अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं माना। तो उनके बारे में अपन उल्लेख करते हैं। अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आप देखते हैं अपन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। आप शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं इसके माध्यम से, बाद में पढ़ने के लिए आपको सुविधा होगी। तो अपन आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में यदि अपन मानते हैं तो रासो साहित्य में अमीर रासों को इन्होंने अपभ्रंश प्रभावित रचना माना है। इसके अलावा लौकिक साहित्य में बात की जाए
तो राउर वेल को इन्होंने अपभ्रंश प्रभावित रचना माना है। वर्ण रत्नाकर को इन्होंने अपभ्रंश प्रभावित रचना माना है। इसके अलावा बात की जाए जैन साहित्य में, श्रवाकासार को इन्होंने अपभ्रंश प्रभावित रचना माना है। इसके अलावा भृतेश्वरी, बाहुबली रास को इन्होंने अपभ्रंश प्रभावित रचना माना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें सिद्ध साहित्य, नहात साहित्य और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इन रचनाओं को अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं माना है। अमीर रासो, राउरवेल, वर्ण रत्नाकर, श्रवाकासार, भृतेश्वरी, बाहुबली रास, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इन 8 रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं माना है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है और भी आएगा आगे। तो सहायक भर्ती आचार्य परीक्षा में 2024 में आया है। इसमें देखो वर्ण रत्नाकर लिखा हुआ है, सिद्ध साहित्य लिखा हुआ है और नाथ साहित्य लिखा हुआ है। अब अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं से मुक्त रचनाएं माना है, उसमें अपन देखते हैं। तो उसमें अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं, तो इसमें मुक्त रचनाओं में अपन देखते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, 4 रासो साहित्य हैं। इसके अलावा यदि बात करें लौकिक साहित्य में डोला मारूरा दुहा, जयसंद, प्रकाश, जे मयंक, जस चंद्रिका। इसके अलावा खुसरो की पहेलियाँ और वसंत विलास। जैन साहित्य की यदि बात करें स्तूली भद्ररास, नेमिनाथ रास, रेवतगिरी रास आदि रचनाएं हैं। इन आदि सभी रचनाओं को अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं माना है। तो आप याद भी कर सकते हो 4 रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, डोला मारूरा दुआ, जयसंत प्रकाश, जे मयंक, जस चंद्रिका। इसके अलावा खुसरो की पहेलियाँ, वसंत विलास या स्तूली भद्ररास, नेमिनाथ रास और रेवतगिरी रास, इन सभी रचनाओं को अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं माना है। तो इसमें अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में ये रचना शामिल नहीं है, खुसरो की पहेलियाँ। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा, वो होगा खुसरो की पहेलियाँ। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित की है। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है, पहली बार यदि अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की या हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा की बात करते हैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को काल क्रम में विभाजित करने का कार्य किया है। इनका इतिहास ग्रंथ है द इस्तवार लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो सन 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इस ये हिंदुस्तानी ग्रंथ को जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटने का कार्य किया। तो इन्होंने 11 भागों में बांटा है और पहले ही भाग का नाम इन्होंने रखा है चारण काल, जिसका समय रखा है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। इसके अलावा कई और नाम भी रखे हैं, तो उनका समय के अनुसार जिस प्रकार आगे उल्लेख होता रहेगा वो करते रहेंगे। तो इसमें ग्रंथ का नाम याद रखना, द इस्तवार लिटरेच्योर हिंदुस्तानी 1888 11 भागों में। और प्रथम काल है वो चारण काल है, जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी में लिखा गया। इसका विकल्प सी है, वो सही होगा।
आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर हिंदी स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज 2। हम आगाज संस्थान की हमारी हिंदी विषय की टीम है। इस टीम के द्वारा लगातार टेस्ट सीरीज़ का आयोजन पिछले 4-5 माह से हम कर रहे हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ है बाड़मेर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रभावी है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो अब हम विद्यार्थियों की बेहद मांग पर टेस्ट सीरीज़ 2 15 दिसंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए 1 दिसंबर और 8 दिसंबर को हमने निःशुल्क टेस्ट की व्यवस्था भी की है। कोई भी विद्यार्थी 1 दिसंबर और 7-8 दिसंबर को निःशुल्क टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके अलावा 15 दिसंबर से नियमित रूप से टेस्ट सीरीज़ 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका निःशुल्क सॉल्यूशन है वो हम यूट्यूब पर भी जारी करेंगे तथा इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। पता है सारथी पब्लिक स्कूल, सामुंडा सोराया, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा विस्तृत शेड्यूल आएगा वो टेलीग्राम आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। सहायक आचार्य परीक्षा संस्कृत विभाग 2024 में सवाल आया है। संदन बाला रास आसगु, श्रवाकासार देवसेन, भरतेश्वरी बाहुबली रास शालीभद्र सूरी तथा स्तूली भद्र रास विजयसेन सूरी। तो इसमें स्तूली भद्र रास है जिन धर्म सूरी की रचना है, उत्तर यदि बता दिया जाए, और विजयसेन सूरी की रचना है वो है रेवतगिरी रास की रचना है। संदन बाला रास है वो कवि आसगु ने लिखी और आसगु के बारे में यदि बात की जाए तो कवि आसगु का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से है और कवि आसगु ने संदन बाला रास के अलावा एक और ग्रंथ लिखा है वो है जीव दया रास। जीव दया रास की भी रचना की है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। श्रवाकासार है, श्रवाकासार देवसेन ने लिखी है और श्रवाकासार के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो 250 दोहों में गृहस्थ धर्म का वर्णन भी इसमें देवसेन की श्रावकासार में मिलती है और ये जैन साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। श्रावक का अर्थ होता है गृहस्थ धर्म या श्रावक धर्म, तो श्रावक धर्म के बारे में बताया गया और ये प्रश्न काफ़ी पूछा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के रचयिता है शालीभद्र सूरी। तो इस भरतेश्वर बाहुबली रास इसमें दो भाई भरतेश्वर और बाहुबली का वर्णन मिलता है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचना करने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे हिंदी साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। हिंदी साहित्य या जैन परंपरा, जैन धर्म है, जैन धर्म की जो रास परंपरा है उस रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी इसी भरतेश्वरी बाहुबली रास को माना जाता है। स्तूली भद्र रास के लेखक है जिन धर्म सूरी और विजयसेन सूरी की रचना है रेवतगिरी रास। तो प्रश्न संख्या 13। इसने पर्वतीय संतों के लिए श्रद्धा शरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उक्त कथन में इसमें से संकेतित है। इसमें है गोरखनाथ के पद। तो गोरखनाथ के पदों के बारे में आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये हैं जो आगे की पृष्ठभूमि, पूरा का पूरा जो संत काव्य है, पूरा का पूरा संत काव्य है वो गोरखनाथ के पदों ने इसकी संत काव्य की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। बाकी आलवारों की नाम संकीर्तन भावधारा कोई मतलब नहीं है, सिद्धों के श्रियापद से भी कोई अर्थ नहीं है, रामानंदी भक्ति साधना के बारे में भी कोई अर्थ नहीं। एक रामानंद के बारे में आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रामानंद जी है ये आकाश धर्मा गुरु है। कैसी गुरु है? आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी है। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के बारे में कहते हैं कि ये मध्यकाल के सबसे बड़ी धार्मिक नेता है और रामानंद जी के बारे में कहते हैं ये आकाश धर्मा गुरु है। आकाश धर्मा गुरु करते हैं जिसके नीचे कोई भी किसी भी वर्ग है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति आकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर सकता था। तो इसमें है गोरखनाथ के पद। आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है।
इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में उक्त विचार इसके हैं। तो प्रामाणिकता की बात की जाए तो इसमें अपन देखते हैं वही विवाद, कौन रासो को प्रमाणिक किसने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना है और अप्रमाणिक किसने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो स्पष्ट कह दिया कि जो पृथ्वीराज रासो है वो एकदम है, वो जाली ग्रंथ है। लेकिन प्रत्येक पृथ्वीराज रासो की प्रत्येक स्थापना का खंडन करने का यदि किसी आलोचक ने कार्य किया है वो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इस कथन से स्पष्ट पता चलता है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा जाली पुस्तक है और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एकदम जाली पुस्तक तो नहीं है, थोड़ी बहुत तो होगी लेकिन एकदम तो नहीं कह सकते। अपन रासो साहित्य की प्रमाणिकता के बारे में पढ़ते हैं तब आचार्य प्रसाद द्विवेदी रासो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना के अंतर्गत मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में है, अपन पढ़ते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी मुनि जिन विजय चुनीति कुमार चटर्जी तथा दशरथ शर्मा। इसमें का अर्ध प्रमाणिक मानने का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वीराज रासो या अन्य रासो साहित्य हैं जिसको इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा। प्रथम भाग है वो कल्पना प्रसूत माना है और दूसरा भाग है वो ऐतिहासिकता से संबंध माना। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पहला भाग काल्पनिक हो सकता है बट बनत या किसी बातों की कल्पना हो सकती है, लेकिन दूसरा भाग है वो बिल्कुल इतिहास से मेल खाता है और इतिहास काफी कुछ सुरक्षित है। इस कारण आधा अप्रमाणिक है और आधा प्रमाणिक है। इसी कारण इन विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक के अंतर्गत इन ग्रंथों को मान लिया है। अब अप्रमाणिक की यदि अपन रासो साहित्य की बात करते हैं तो अप्रमाणिक में है सबसे प्रथम नाम आता है वो आता है डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर कहते हैं किस रचना के आधार पर, ये भी सवाल काफ़ी बार आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो को किस रचना के आधार पर डॉक्टर वुलर है वो अप्रमाणिक बताते हैं। तो पृथ्वीराज विजय कश्मीरी लेखक था, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय में उन्होंने ऐतिहासिकता का मिलान किया। तो बिल्कुल जो ऐतिहासिकता है राजस्थान के जो संग्रह करता है या राजस्थान के इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय की ऐतिहासिकता के बीच में तुलना की तो बिल्कुल पृथ्वीराज विजय की ऐतिहासिकता डॉक्टर वुलर संगत पाते हैं। तब पता चलता है कि जो पृथ्वीराज रासो में जो इतिहास से संबंधित घटनाएं लिखी है वो बिल्कुल असंगत है और इन्हीं के आधार पर डॉक्टर वुलर इसे अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। तो डॉक्टर वुलर पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा हैं, ओझा है, हीराचंद ओझा है। इसके अलावा श्यामल दास है और मुरारी दान है। ये सब लेखक है, ये पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, अप्रमाणिक मानने का कार्य करते हैं। अब यदि अपन बात करें प्रमाणिकता की तो प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार है तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा नाम आता है श्याम सुंदर दास का नाम। फिर अपन देखते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की बात की और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसको प्रमाणिक बताने का आधार भी आनंद संवत को बताया कि आनंद संवत है, इसमें 90 से 91 वर्ष ये पीछे चलता है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है बिल्कुल प्रामाणिक रचना है। तो कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल और विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु भी इन्हें क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। और अंत में अपन पढ़ते हैं वो कौन है, गिरियर्सन भी इन्हें प्रामाणिकता का दर्जा देते हैं। तो इसमें ये कथन है, एकदम जाली नहीं है, ये कथन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। सिद्ध सामंत काल राम कुमार वर्मा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल राम शंकर शुक्ल रसाल। तो सिद्ध सामंत काल है वो राम कुमार वर्मा का नहीं है। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध
सामंत काल नाम दिया है वो नाम दिया है राहुल सांकृत्य है। सिद्ध से सिद्ध और नाथों को जोड़ दिया है और सामंत से वीर रस या चारण साहित्य को जोड़ने का कार्य किया है। क्या आदिकाल में केवल सिद्ध और जो सामंत चारण साहित्य हैं वो ही आएगा, इसके आधार पर इस नाम को मान्यता नहीं मिल पाई और इनका नामकरण ये करने वाले थे राहुल सांकृत्य है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो आदिकाल राम शंकर शुक्ल रसाल के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही नाम दिया था। शॉर्ट में अपन SPD लिख दें। इसके अलावा अपन बात की जाए चारण काल नाम दिया था गिरियर्सन ने। और इसके अलावा बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था। और इसके अलावा यदि बात की जाए चंदी काल के साथ चारण काल नाम दिया था, वो नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने नाम दिया था। और आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था, वो दिया था वीर गाथा काल नाम दिया था। इसके अलावा नाम दिया था आधार काल भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। आधार काल नाम दिया था सुमन राजे ने हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल का नाम दिया था। इनके अलावा अपन पढ़ते हैं नाम आधार काल में मोहन अवस्थी का भी नाम पढ़ते हैं। इसके अलावा इस आदिकाल को कई विद्वानों ने अपभ्रंश काल भी नाम देने का कार्य किया। उसमें है बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और अंतिम नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था। इसके बाद उसने कहा था कहानी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पर्याय ही बन चुकी थी, ये अपन पढ़ते आए। तो अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसके आधार पर ये बिल्कुल विकल्प संख्या 2 है, सिद्ध सामंत काल है, राम कुमार वर्मा है, बिल्कुल गलत आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर पढ़ते हैं। पुस्तक जल्लण हत दे चली गजन नृपकाज, इस प्रसिद्ध पंक्ति में पुस्तक से आशय है। जो ये पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक किस पुस्तक की बात हो रही है? ये पुस्तक की बात हो रही है पृथ्वीराज रासो। क्या हुआ था कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है संत बरदाई, कहा जाता है संत बरदाई। और इस पृथ्वीराज रासो के जो नायक है पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के चौहान राजा थे, इनका युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। वहीं 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज गोरी हार जाते हैं। उस गोरी बंधक बना लेता है और उनके साथ गजनी ले जाता है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को। तो उसमें जो इसके साथ में जो ये कवि चंद वरदाई था, वो साथ ही रहता था। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद वरदाई भी उनके साथ गजनी चला जाता है। तो पीछे इस पुस्तक की रचना थोड़ी सी बाकी रह गई थी। उस समय उन्होंने अपने पुत्र का नाम था जो जल्लण था, अपने 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे जल्लण। तो जल्लण को ये कार्य सौंपा कि तुझे इस पुस्तक का कार्य पूर्ण करना है। हत दे हाथ में दे दी और गजनी चले गए। किस कार्य के लिए? नृप का अर्थ होता है राजा के साथ, अपने राजा के सहयोग करने के लिए राजा के साथ चले गए। तो चंद वरदाई और इस पृथ्वीराज चौहान से संबंधित इस कथा में ये कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा। और अंतिम कहा जाता है, अंतिम 10 सर्ग है। कितने सर्ग है? 10 सर्ग, जिसे समय भी कह सकते हैं। उस 10 सर्गों की रचना है वो किसने की थी? वो की थी जलह या जल्लण ने। अमीर रासो की यदि बात की जाए तो अमीर रासो की स्वतंत्र रचना तो अमीर रासो की मिलती नहीं है। प्राकृत पेंगलम में इसके उल्लेख मिलते हैं, या बिस्लेव रासो के बारे में तो काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। और परमाल रासो की रचना जगनीक की थी। महोबा के शासक परमर्दी देव के जो दरबारी रहते थे, उसके दरबार में दो वीर पुरुष रहते थे, उसका नाम था आला और उदल। इनकी कथा का वर्णन मिलता है। इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति है, 12 वर्ष रो कुकर जिए, 13 वर्ष लो जिए चिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिकार। ये पंक्ति भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसमें अपन देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो।
प्रश्न संख्या 16। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना, उसकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला, फिर तो वह उतनी ही दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई। सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए ये कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल साहकृतयन। राहुल साहकृतयन सिद्धों का समय मानते हैं, वो मानते हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मानने का कार्य करते हैं। इसके अलावा सिद्ध साहित्य से संबंधित हरप्रसाद शास्त्री कार्य करते हैं, वो लिखते हैं बोध गान ओ दुआ। या अपन पढ़ते हैं प्रबोध चंद्र बागसी। प्रबोध चंद्र बागसी ने दोहा कोश लिखने का कार्य किया है सिद्ध साहित्य या सिद्धों की रचनाओं के संबंध में। और राहुल साहकृतयन ने 1945 ईस्वी में हिंदी काव्य धारा का संकलन किया है, जिसमें बौद्ध जो सिद्ध है उन बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया है। तो इसका सही आंसर है राहुल साहकृतयन। आगे अपन बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किए जाने वाला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें हिंदी साहित्य के अतीत में नई ऐतिहासिक दृष्टि मिलती है, नई वस्तु भी प्रदान करने वाले ग्रंथों ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल है। ये बात कर रहा है ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन से ग्रंथ शामिल है या कौन सी ग्रंथ शामिल नहीं है। हिंदी रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, पंडित दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, लेकिन इसे ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु किसी भी प्रकार की प्रदान नहीं होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जब उल्लेख करते हैं तो हिंदी के अपन गद्य साहित्य पढ़ते हैं, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो इसके हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ से इनका कोई मतलब नहीं है। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की रचना है। तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। देशील बैना सब जन मिठा, ये प्रसिद्ध किस ऐतिहासिक कवि की पंक्ति है? ये पंक्ति है विद्यापति की। और विद्यापति की ये पंक्ति ली गई है कीर्ति लता से। कहाँ से ली गई है? कीर्ति लता। कीर्ति लता को विद्यापति कहानी का नाम देते हैं। और विद्यापति की कीर्ति लता के बारे में कहते हैं कि आदिकालीन रचनाएं हैं वो ऐतिहासिकता से सुरक्षित नहीं है, लेकिन विद्यापति की ये जो कीर्ति लता है, ये कीर्ति लता है काफ़ी कुछ इसकी ऐतिहासिकता है वो सुरक्षित है। और इसके अलावा यदि कीर्ति लता की बात की जाए तो कीर्ति लता है वो कीर्ति लता में जो ये हैं देशील बैना सबजन मिठा, ये कीर्ति लता के भाषा को लेकर इसमें कहा गया है। अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो के बारे में अपन बताएं कि अमीर खुसरो है आदिकालीन खड़ी बोली के कवि है। नरपति नाल है, नरपति नाल है विशल देव रासों के रचयिता है, और संधुवरदाई है वो पृथ्वीराज रासों की रचना करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति। और यदि ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए कि देशील बैना सबजन मिठा है वो किस काव्य ग्रंथ से लिया गया, तो कीर्ति लता। कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है और पदावली है। पदावली के कारण ही प्रसिद्ध हुए थे कौन? विद्यापति। अब प्रश्न संख्या 19 की और बढ़ते हैं। आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत कथन है। तो सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध है। महासुखवाद का यदि अर्थ बात की जाए, महासुखवाद है सहज भोग मार्ग। सिद्ध साहित्य है वो सहज भोग मार्ग की ओर बढ़ रहा था, जिससे महासुखवाद की परिकल्पना हुई। इसके अलावा यदि बात की जाए नारी चाचर्य में विश्वास रखते थे सिद्ध लोग थे, वो नारी शास्त्री का करते, और वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध था। इसके अलावा यदि अपन बात की जाए नारी शास्त्री के विश्वास में, तो इसको इसमें वामाचार भी कह सकते हो। तो वामाचार है, नारी शास्त्री में विश्वास है, सहज भोग मार्ग है, या महासुखवाद है, ये सभी एक ही बात है। तो महासुखवाद का विरोध नहीं मिलता है। महासुखवाद का क्या करते हैं? पक्ष लेते हैं, या इसके सकारात्मक में है, नकारात्मकता में नहीं। सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठ योग का अनुसरण भी किया है। तो एक सीमा तक प्रबल रूप से नहीं किया है, थोड़ा बहुत सिद्ध साहित्य में हठ योग या जो आपके हैं तंत्रवाद है वो मिल जाता है। सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रसार किया था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक वज्रयान धर्म, एक महायान धर्म। तो वज्रयान धर्म है, वज्रयान धर्म ही सिद्ध कवि कहलाए। सिद्ध कवि और वज्रयान धर्म का प्रसार करने का कार्य ही सिद्ध कवियों ने किया था। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। पाखंड और आडंबर थे उस समय
का जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी या वेद व्यवस्था थी, इन सब का विरोध करने का कार्य किया था वो सिद्धों ने किया था। तो इसका राइट आंसर है या सही विकल्प है वो है महाशुकवाद का प्रबल विरोध नहीं। निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना नहीं मानी जाती है। दयाबोध, योगसार, प्राण संकली और आत्मबोध। तो योगसार रचना है वो गोरखनाथ की नहीं मानी जाती है। आचार्य अपन बात की जाए गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 10 रचनाओं का उल्लेख किया है या मानी है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 रचना मानी है और अंतिम नाम आता है वो नाम आता है पीताम्बर बड़थवाल। पीताम्बर बड़थवाल ने 40 रचना मानी है, जिनमें शब्द रचनाएं हैं वो इन्होंने प्रामाणिक रचनाएं मानी है। और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना पीताम्बर दास बड़थवाल ने मानी है वो शब्दी को मानी है। शब्दी के अलावा प्राण संकली रचना है या आत्मबोध है या नरवई बोध रचना है, ज्ञान सौतीसा है, ये गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचनाएं है। तो मेरे साथियों, इस प्रकार 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। अगली क्लास में इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे और आपकी इस प्रश्नोत्तरों को बहुत ही सटीक और विश्लेषणात्मक व्याख्या के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।